नमस्कार, मैं कौशल किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं A to Z कोचिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, दोस्तों, माता एवं बहनों, मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। मित्रों, मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चन का आंसर लगाएं और हमारे द्वारा किए गए इस पर क्वेश्चन की डिस्कशन को ध्यान से सुनें। समय कम रहता है, वीडियो हमारा लंबा रहता है, इसीलिए मैं प्रयास करूंगा आप लोग को अच्छे ढंग से समझाने का। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा यदि कोई मेरे नए व्यूअर्स हैं तो एक बार नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, रेड कलर का A to Z कोचिंग लिख के आ रहा होगा, उसके बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें। मेरे इस वीडियो को लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक कर दें और अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में उसे शेयर कर दें। थोड़ा आप लोग मदद करेंगे तो हम भी आगे चल निकलेंगे। तो चलिए विलम्ब न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज आपके स्क्रीन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने डाल के रखा है। क्वेश्चन ये मेरे ऑफलाइन क्लास का क्वेश्चन है मित्रों, और आज इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा विलम्ब न करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो लेकर ऊपर वाले का नाम, जय श्री राम, जय महादेव, जय ईश्वर, जय अल्लाह। सिख ईसाई जितने भी हैं सभी मैं ऊपर वाले को तहे दिल से अभिनंदन करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मित्रों, देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। चूँकि 46 इसीलिए है चूँकि ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ऑफलाइन टेस्ट का है, इसीलिए मैं इसी से लेता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि छात्र विभिन्न ज्यामितिश, यहाँ ज्यामितिश थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ ज्यामिति होना चाहिए, विभिन्न ज्यामितीय आकृति के टुकड़े को पहचान कर उन्हें खांचे में डाल लेता है। मतलब एक प्रकार का खांचा बनाया गया है मित्रों, दोस्तों, एक प्रकार का खांचा बनाया गया है। एक ऐसा खांचा है, एक ऐसा खांचा है ना, एक इस प्रकार का खांचा है, एक इस प्रकार का खांचा है। अब इसमें कौन सी आकृति इस खांचे में फिट करेगी, इसके अनुसार बच्चा हर खांचे में हर प्रकार की आकृति को, लकड़ी की टुकड़ा बना हुआ है, अब गोला गोल में फिट करेगा, आयताकार आयताकार में, त्रिभुजाकार वर्गाकार, इसको फिट कर लेता है बच्चा। तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है? यदि छात्र ऐसा कर लेता है तो कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है अवबोध। यहाँ धा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, अवबोध। राइट आंसर लगाएंगे मित्रों जितने भी मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं कर दूं। इसका राइट आंसर है वो है अनुप्रयोग। अब ये अनुप्रयोग क्यों है? क्योंकि देखिएगा, बच्चों के सामने विभिन्न आकृतियाँ दी गई है, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा और प्रयोग के आधार पर पहले मान लेते हैं त्रिभुज को इस वृत्त में सेट करने का प्रयास करेगा, लेकिन सेट नहीं होगा तो फिर वो दूसरा आकृति लेगा, प्रयोग करेगा, वो इसमें सेट होता है कि नहीं। तो बच्चा इसमें प्रयोग कर रहा है। ज्ञान कब होता? जब वो विभिन्न इस आकृति को पहचान लेता कि कौन सा क्या है, इसमें वर्ग है, कौन सा त्रिभुज है, आयत है, कौन सा वृत्त है, ये पहचान लेता। संश्लेषण कब होता? तो संश्लेषण ये होता कि ये जान लेता बच्चा कि एक, मान लेते हैं कि एक आयत में हम लोग दो त्रिभुज, यानी दो त्रिभुज को मिलाकर, जैसे एक मान लेते हैं मैंने यहाँ से एक और त्रिभुज, क्षमा करेंगे, जैसे एक त्रिभुज आपने इस तरह से बनाया और मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ से क्या करूँ, एक और त्रिभुज जो है यहाँ से मैं बना देता हूँ इस तरह से, है ना, एक और त्रिभुज मैं यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल लीजिए कि ये एक आयत है, इसमें दो त्रिभुज, यानी बच्चा ये जान गया कि दो त्रिभुजों के मेल से क्या है, एक आयत का निर्माण होता है। इसको संश्लेषण कहते हैं। अवबोध कब होता? अवबोध यह होता कि जब बच्चा आयत, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि को पहचान लेता, उसके गुणों को जान लेता, तो उसे हम लोग अवबोध कहते। इसलिए इसका राइट आंसर अनुप्रयोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, हमारे पास ढेर सारा क्वेश्चन है। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कोणों का ज्ञान देने हेतु उपयुक्त सामग्री है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को क्या करना है ना, हमको किस चीज़ का ज्ञान देना है? कोणों का, यानी एंगल के बारे में बताना है। तो एंगल के बारे में बताने की उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कौन सी गतिविधि के द्वारा हम बच्चों को एंगल यानी कोणों का ज्ञान दे सकते हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास मित्रों देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास छात्रों की भुजाओं से, यानी हाथ से, घड़ी से,
डी से, डी मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से ये जो डी होता है इससे, डी से या सभी से। चलिए राइट आंसर लगाएंगे मित्रों जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जरा ये जानेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर क्यों होगा। अब जरा समझिए कि छात्रों की भुजाओं से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये हाथ है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 180 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल, यानी भुजाओं को यहाँ कहते हैं। हाथ से भी हम लोग बता सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से भी बता सकते हैं हम लोग। और घड़ी से, घड़ी से सबसे बेहतर बता सकते हैं मित्रों। जैसे मान लेते हैं ये घड़ी है, यहाँ पे ये 12 है, 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। अब मान लेते हैं है ना कि ये छोटी वाली सुई यहाँ पे है, अब बड़ी वाली सुई जो है यहाँ पे है, तो बीच का कोण कितना हुआ, 90 डिग्री है ना। इस तरह से बच्चे को हम कोण की अवधारणा घड़ी के माध्यम से बता सकते हैं। अब ये दोनों क्यों नहीं होगा, दोनों में ज़्यादा सटीक जवाब घड़ी है, क्योंकि भुजा को बच्चा ठीक से नहीं भी समझ पाएगा, लेकिन इसे बच्चा क्या करेगा, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। इसीलिए इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी होगा नहीं, क्योंकि डी से, देखिएगा डी से हम कोण के बारे में नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार है, कौन सा चार्ट का प्रकार है, चार्ट के प्रकार के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास कि निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार है। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है वृक्ष चार्ट, दूसरा है तालिका चार्ट, तीसरा है समय चार्ट, चौथा है ये सभी। राइट आंसर लगाएंगे मित्रों। चाट का प्रकार कौन सा है, चाट मतलब खाने वाला चाट नहीं होता है, चाट समोसा जो होता है वो नहीं है, चाट समोसे की बात यहाँ नहीं हो रही है मित्रों। यहाँ बात हो रही है गणित पढ़ाने के दौरान हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चार्टों का इस्तेमाल करते हैं, गणित का ही नहीं, गणित के लिए ही नहीं, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हम लोग जिन जिन चार्टों का इस्तेमाल करते हैं, बात यहाँ उन चीज़ों की है। तो बताइए, चलिए सबसे पहले राइट आंसर कर लेते हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, ये सभी। क्योंकि वृक्ष चार्ट भी होता है, वृक्ष में भी हम लोग वृक्ष चार्ट भी होते हैं, वृक्ष चार्ट के माध्यम से हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मित्रों, जरा ये जान लेते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे सभी इधर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वृत्त चार्ट के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। मान लेते हैं कि ये वृक्ष है, अब इस वृक्ष को इस तरह ना दर्शा के हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं। अब देखिएगा इस तरह कैसे दर्शा सकते हैं। यहाँ से हम क्या किए, तना निकाल दिए, है ना, कई सारे शाखाएं निकाल दिए, उसकी भी शाखाएं निकाल दिए, फिर इसकी भी शाखाएं निकाल दिए, कई सारे शाखाएं निकाल दिए। अब इसमें हम डाटा को लिख दिए, जैसे वंश वृक्ष बनाया जाता है कि दादा दादी का बेटा, चाचा चाची, छोटे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, इस तरह से ये वृक्ष चार्ट हुआ। तालिका चार्ट तो सभी जानते हैं, एक प्रकार से हम लोग तालिका बना लेते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, तालिका बना लेते हैं और तालिका में चीज़ें अंकित करते हैं, तालिका चार्ट। समय चार्ट को तो सबको पता है, समय चार्ट भी इसी प्रकार, यहाँ टाइम लिख देंगे इस तालिका चार्ट में, तो यही समय चार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब सभी चार्ट के प्रकार है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस में आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि को सिखाया जाता है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, इसको उड़ा दीजिए, आग लगा दीजिए इसमें। रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, सॉरी ज्योतिष गणित, यहाँ पर ज्योतिष गणित है। अब बताइएगा किस में आकृतियों का, यानी विभिन्न सारे आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि सिखाया जाता है, किस में सिखाया जाता है, आप खुद बताइए, सोचिए। एकदम इजी है, आकृतियों के बारे में समझ कहाँ होता है, एकदम इजी। रेखा गणित में, रेखा गणित में ही ना हम लोग आकृति के बारे में जानते हैं, सरल रेखा क्या है, कोण क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, ये सभी रेखा गणित के ही भाग हैं। ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सब इसी के भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इसको जरा करने का प्रयास करते हैं। 50 कह रहा है कि गणित का प्रारंभिक कार्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, एकदम इस बार सीटेट के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन। गणित के लिए प्रारंभिक कार्य कौन सा है, किस कार्य को आप गणित का इसमें प्रारंभिक कार्य मानेंगे।
मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, ये सभी। जल्दी लगाइएगा राइट आंसर। मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहिएगा ये प्रारंभिक कार्य क्यों है, मानसिक कार्य को क्यों नहीं हम प्रारंभिक कार्य कहते हैं? अब देखिएगा, छोटा बच्चा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक कार्य। बच्चा छोटा होगा तब तो वह प्रारंभिक विद्यालय में होगा मित्रों, बिल्कुल सही बात है। छोटा होगा तब तो वह प्रारंभिक विद्यालय में होगा। और प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वह मौखिक कार्य अच्छे से करते हैं। मानसिक कार्य यानी मानसिक गणित नहीं सीख पाते हैं। मानसिक गणित मतलब गणित पर दिमाग लगाना, गणित की चीज़ों पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करना, ये छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं। हम लोग मौखिक कार्य करते हैं। मौखिक कार्य कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं आपने 2 पेन ले लिया, बताओ कितना कार पेन है, तो 2 पेन है। आपने क्या किया, 4 हाथी का चित्र बना दिया, बोलो कितना हाथी है, तो 4 हाथी है। इसको मौखिक गणित कहते हैं। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर क्या होता है मित्रों, मौखिक गणित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हमारे लिए देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे लिए गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता का अंग है, आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग हम किसे मानते हैं? देखिएगा मित्रों, दोस्तों, साथियों, जितने भी हैं मेरे व्यूअर, सभी देखिएगा। गणित का आवश्यक अंग, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा है अवधारणाओं का क्रमबद्धता, तीसरा है अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और चौथा है सभी। राइट आंसर लगाएंगे जल्दी, क्विकली, तुरंत। चलिए मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी डी इज द राइट आंसर। बट व्हाई डी इज द राइट आंसर? बिकॉज अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, क्योंकि गणित की पुस्तक की यह विशेषता है कि गणित की पुस्तक में जो हम अवधारणा बच्चे को समझा रहे हैं, अवधारणा मतलब विषय विशेष का ज्ञान, है ना, विषय विशेष का ज्ञान देना या समझ देना, विषय विशेष का ज्ञान देना। तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण मित्रों एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। अवधारणाओं की क्रमबद्धता, जो भी चीज़ सिखा रहे हैं ना, वह उसे क्रमबद्ध तरीके से सिखाएंगे। और अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, मतलब व्यवहारिक जीवन मतलब दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाई की चीज़ों को क्या करना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय का कुछ अभाव है और हमने पढ़ना भी है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? गणित पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? समस्याओं के, देखिएगा, है समस्याओं के हल निकालने की क्षमा, यहाँ पे क्षमता होनी चाहिए, है ना, समस्याओं के हल निकालने की क्षमता, क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, है ना, और उपरोक्त में से दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। बताइए गणित शिक्षण का क्या लक्ष्य है, गणित पढ़ाने का क्या लक्ष्य है? तो समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चा समस्या का हल निकालने का क्षमता विकसित होगा और तार्किक ढंग से सोचेगा। यहाँ समस्या कहने का मतलब चाहे आप गणित की समस्या लें या बच्चे के दैनिक जीवन की समस्या लें, है ना, दैनिक जीवन की समस्या, दैनिक जीवन की समस्या। मित्रों, किसी भी ढंग की समस्या लेंगे, है ना, तो समस्या का हल निकालने की क्षमता जो है ये विकसित करना, है ना, चाहे दैनिक जीवन की समस्या, चाहे गणित की समस्या। और तार्किक ढंग से सोचने का मतलब क्या है मित्रों? तो देखिएगा, तार्किक ढंग से सोचने का मतलब है कि सोच समझकर निर्णय लेना, सोच समझकर निर्णय लेना, इसे ही मित्रों तार्किक ढंग से सोचना कहा जाता है ना। मतलब इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 53, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा, एकदम राइट आंसर एकदम लगा दीजिए, एकदम लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए, वेट नहीं कीजिए। 53, बिमला ने 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया का परिमाण किया।
मतलब निम्न तरीके से परिमाप निकाला उसने, इस तरीके से परिमाप निकाला है ना। उसने किस विधि से परिमाप ज्ञात किया है, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया है परिमाप ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर बताइएगा, ऑप्शन है एक आगमन, दूसरा है निगमन, चौथा है संश्लेषण, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है विश्लेषण। अब बताइएगा यहाँ कौन सा विधि का प्रयोग किया। तो आप राइट आंसर लगाइएगा इसका मित्रों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों हो जाएगा मित्रों, ये देखिएगा, उसने इस क्रिया को 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप निकालने के लिए उसने सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ देखिएगा, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जानते होंगे सभी, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो क्या है यहाँ पर। यानी सूत्र पहले लिख लेना, यह निगमन विधि होता है। निगमन विधि में क्या होता है, नियम, नियम का मतलब सूत्र ही होता है, नियम कहें या सूत्र कहें। सूत्र से क्या, उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर, सूत्र से उदाहरण की ओर, ये किस विधि का है, या निगमन विधि का। जबकि आगमन विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो आगमन विधि में बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण देना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद बच्चों नियम निकालना। पहले उदाहरण देना और उसके बाद क्या करना, उसके बाद नियम का प्रयोग करना। संश्लेषण कब होता, तो संश्लेषण तब होता जब उसमें ये दिया रहता, क्वेश्चन ये पूछा रहता कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप क्या होगा, है ना। और परिमाप मान लेते हैं 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयत का परिमाप दिया रहता, कहता आयत का परिमाप, और क्या कहते हैं 8 मीटर क्या कहते हैं भुजा वाले वर्ग का परिमाप, दोनों के परिमापों का अंतर क्या होगा, है ना, दोनों के परिमापों का अंतर क्या होगा। या ये पूछा जाता आपसे, दूसरे ढंग का सवाल हम लेते हैं, पूछा जाता कि एक आयत का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है ना, 36 मीटर है, और उसकी एक भुजा यानी उसकी चौड़ाई जो है 8 मीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इसे विश्लेषित करना पड़ता आपको, इन सूत्रों की सहायता से। आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि एक आयत का परिमाप जो है कितना है, 36 मीटर है, उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी। इस तरह का सवाल, किस तरह का सवाल होता है, इस तरह के सवाल को क्या कहते हैं हम लोग, विश्लेषण वाला सवाल करते। जबकि संश्लेषण वाला सवाल किसको कहा जाता, तो संश्लेषण वाला सवाल इस तरह से होता, ये पूछा जाता आपको कि 8 मीटर लंबे और 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप और 8 मीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप का योग कितना होगा, तो इसे संश्लेषित करते, इसको हम लोग संश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, पहले नियम लिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय है हमारे पास। कह रहा है इकाई योजना के प्रतिपादक कौन थे, तो इकाई योजना एकदम बहुत आसान है, ये क्वेश्चन देखना ही नहीं है, जाने देते हैं सब। अबेकस का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। अबेकस का प्रयोग से क्या होता है, बच्चों को स्थानीय मान समझने में सहायता मिलती है। अबेकस के प्रयोग से बच्चा स्थानीय मान समझ लेता है, स्थानीय मान समझने में सहायता होती है। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास है अगला ऑप्शन, देखेंगे हम लोग। अगला ऑप्शन है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिएगा, तो बच्चों को बिना त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। बच्चों को बिना त्रुटि की संख्या पढ़ना सिखाया जा सकता है। बच्चों को गणना में परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है, और उपरोक्त में से सभी। चलिए राइट आंसर लगाइएगा इसका। पहला तो है स्थानीय मान, दूसरा है बिना त्रुटि की संख्या पढ़ना सिखाया जा सकता है, तीसरा है गणना में परिशुद्धता, है ना, और चौथा है उपरोक्त में से सभी। चलिए राइट आंसर लगाइएगा मित्रों, दोस्तों, साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि एक तो अबेकस को ही हम लोग गिनतारा कहते हैं, और गिनतारा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान की अवधारणा भी बच्चे को समझाते हैं। इस तरह से दिया रहता है ना, इसी को गिनतारा कहते हैं। इसमें बच्चा गिनता है, जैसे ये क्या हुआ, ये इकाई, ये दहाई, तो कितना हुआ 3 और 4, मतलब कितना हुआ 43 को इस तरह बच्चा गिन सकता है अबेकस या गिनतारा में। इसे स्थानीय मान, ये इकाई स्थान पे है या दहाई स्थान पे है, ये भी बता सकते हैं। पढ़ना सिखाया जा सकता है त्रुटि के, बच्चा एक एक करके गिन लेगा बिना त्रुटि के। गणना में परिशुद्धता, मतलब अबेकस के प्रयोग से हम बच्चे को गिनती सिखाते हैं, है ना, गिनती सिखाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्थानीय मान सिखाते हैं, स्थानीय मान सिखाते हैं, है ना, जातीय मान भी सिखाते हैं, जातीय मान भी सिखाते हैं।
गिनती सिखाते हैं, गिनने में जोड़ना घटाना दोनों आता है, ये दोनों चीज़ सिखाते हैं अबेकस के प्रयोग से। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। कि अपनी आयु बताते हुए कक्षा 3 के शिक्षक दीपक पांडे कहते हैं कि मैं 3 दहाई और 5 इकाई से ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 54 है, 3 दहाई और 5 इकाई से ज़्यादा हूँ, है ना। देखिएगा 3 दहाई और 5 इकाई से ज़्यादा हूँ परंतु 4 दहाई से कम हूँ। मतलब क्वेश्चन पढ़ते हुए ये बात कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, स्थानीय मान का ज्ञान करा रहा है बच्चों को, मनोरंजन करा रहा है, अपनी आयु और लिंग छिपा रहा है, या इसमें अगला ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं, है ना। अगला ऑप्शन है हमारे लिए कि बच्चों को योगात्मक आकलन, बच्चों का योगात्मक आकलन कर रहा है। राइट आंसर लगाएंगे मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए लगाइए जल्दी से। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों, जितने भी हैं मेरे व्यूअर्स, मैं सबको बता दूं कि जब वो इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है तो बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा बच्चों को समझा रहा है। अब ये स्थानीय मान क्यों समझा रहा है, देखिएगा वो क्या कर रहा है कि मैं 3 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। 3 दहाई और 4 इकाई से क्या हूँ मैं, है ना, सॉरी 5 इकाई है, 3 दहाई और 5 इकाई से ज़्यादा हूँ, मतलब 35 से ज़्यादा, बल्कि 4 दहाई से कम, मतलब 4 दहाई से क्या हूँ, कम हूँ, मतलब 35 और 40 के बीच में है यह कहने का मतलब। तो ये इकाई दहाई इत्यादि क्या होता है, ये इसको स्थानीय मान ही न कहा जाता है। इकाई दहाई क्या होता है, इकाई दहाई सब स्थानीय मान ही न है, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57, थोड़ा तेजी से हम लोग लेकर चलते हैं। प्रीति गणित में कमजोर है, उसकी इस कमजोरी का कारण हो सकता है, प्रीति की गणित में कमजोरी का क्या कारण हो सकता है, उसका परिवार शिक्षित नहीं है, उसे गणित से भय लगता है, गणित शिक्षण की विधि उचित नहीं है, यानी गणित पढ़ाने की विधि क्या है ये सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, एकदम क्विकली, आज ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोग को हम, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये सब, जल्दी लगाइए। देखिएगा यदि कोई छात्र गणित में कमजोर है, कोई एक छात्र भी गणित नहीं सीख रहा है ठीक से, आपका एक भी छात्र में यदि गणित सीखने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपकी विधि अच्छी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आपकी पढ़ाने की विधि उचित नहीं है, उसे भय लगता है। भय तो सबको लगता है, लेकिन आप शिक्षक हैं ना, आप बढ़िया से पढ़ाइएगा, पढ़ने के बावजूद यदि आपका छात्र कमजोर है इसका मतलब आपकी विधि उचित नहीं है, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। यानी पढ़ाने के बावजूद यदि डर लग रहा है तो आपकी विधि सही नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए, क्या हो रहा है यह देख रहे हैं, इसमें विभिन्न सारे कोण हैं, अलग अलग भुजाएं हैं, एक भुजाओं जितनी भुजाएं बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी भुजाएं उतनी ही है ना, लेकिन क्या हो रहा है इसमें आकृतियां चेंज हो रही है। उपरोक्त आकृति के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भुजाएं आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, भुजाएं चाहे जितनी भी हो लेकिन आकृति उससे भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी एक ही 6 भुजा से ही विभिन्न प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा, किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करती है, कौन किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करती है, बिल्कुल सही। एक तो आप ये जान लीजिए कि भुजाओं से आकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, भुजाओं के आधार पर आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार की, जितनी भुजाएं होंगी आकृति क्या होगी उतनी अलग अलग प्रकार की होगी, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि कोण किसी भी बहुभुज की आकृति को निर्धारित करती है, ये भी क्या है, एकदम सही है, जितना कोण होगा उतनी आकृतियां होगी। इसका मतलब मित्रों, दोस्तों, साथियों, माता एवं बहनों, मेरे व्यूअर्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों सही है, जितना कोण उतनी प्रकार की आकृति, ये एक आकृति बना, ये दूसरी आकृति बना, है ना, यहाँ से हम एक तीसरा जोड़ लिए, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यहाँ भी बन गया, ये जितना कोण उतनी प्रकार की आकृतियाँ बन सकती है, बिल्कुल दोनों सही है। स्कूली गणित क्लब में कौन सी विधि गतिविधि होनी चाहिए, स्कूली गणित क्लब में कौन कौन सी गतिविधि होनी चाहिए, देखिएगा पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन को देख के आंसर लगाएंगे मित्रों। पहला ऑप्शन है पहेलियाँ बनाना, दूसरा है इमारतों के नक्शा बनाना,
चौथा है 10 ग्राम से आकृति बनाना, है ना, और पर्यावरण के अलग अलग ज्यामितीय आकृति और कोण को ढूंढना। एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों। इसका राइट आंसर लगाने का आप सभी जितने भी छात्र हैं इसका राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मित्रों। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा स्कूली गणित क्लब में कौन सी गतिविधि होनी चाहिए? गणित क्लब में, अब बताइए क्लब में हम लोग क्या सब कर सकते हैं? वैसे तो करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं गणित क्लब में। इमारत के नक्शे भी बना सकते हैं, 10 ग्राम से आकृति भी बना सकते हैं, क्योंकि 10 ग्राम ये एक चीनी पहेली है मित्रों। 10 ग्राम क्या है? एक प्रकार की यह चीनी पहेली है। 10 ग्राम जो है यह चीन की पहेली है, ये चीन की पहेली है मित्रों, चीनी पहेली। इसमें क्या करते हैं, कागज को 10 बिंदुओं पर मोड़कर 10 बिंदुओं पर मोड़कर आकृति बनाते हैं। इसीलिए 10 ग्राम भी सही है, इमारत का नक्शा बनाना भी सही है, पर्यावरण के अलग अलग ज्यामितीय आकृति और कोण ढूंढना ये भी सही है। इसका वैसे तो जवाब सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा राइट जवाब नहीं, राइट में सबसे राइट चुनना होगा मित्रों। तो इसमें सबसे राइट होगा पहेलियाँ बनाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो गणितीय क्लब में गतिविधि होगा वह गणित की पहेलियाँ बनाना। जैसे अभी आपने सुना ना कि मैं 3 दहाई और 5 इकाई से ज़्यादा और 4 दहाई से कम हूँ, तो इस तरह की पहेलियाँ बनाना गणितीय क्लब में होता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सॉरी, यहाँ पर हमको कूट मिलान करना था, क्षमा करेंगे। इसमें कौन कौन सा होगा ये कूट मिलान करना था, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को नहीं देख पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब तो आपने जान लिया कि ये सभी कुछ करना है हमने, ठीक ना। मैंने इन चारों में से सबसे परफेक्ट आपको बताया था, तो चूंकि पहेलियाँ बनाना अच्छा है तो करना हमें सब कुछ है। पहला भी करना है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, सब कुछ करना है। कह रहा है कि एक शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछती है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने के लिए खर्च करती है, उसका उद्देश्य। एक शिक्षिका है जो अपने स्टूडेंट से सवाल पूछती है कि अपने दिन के समय का कितना हिस्सा, यानी टोटल 24 घंटे का कितना भाग कौन कौन काम करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब तो घंटा को पहले भाग में बदलना, कौन कौन काम करती है उतने भाग में बदलना, और वह 24 घंटा का, जिसे मान लेते हैं खेलता है स्टूडेंट 2 घंटा, तो 2 घंटा 24 घंटा का कितना भाग है। तो जब भाग की बात हुई तो वह किस तरह का प्रश्न होगा, देखिएगा। पहला ऑप्शन है मित्रों, पहला ऑप्शन हमारे पास दे के रखा है, बच्चों को समय के महत्व के विषय में बताना, बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना, बच्चों को समय सारणी निर्धारित करना, बच्चों में समीकरण की समझ विकसित करना, है ना, समीकरण समझाना। अब ये राइट आंसर लगाइए मित्रों। तो अब भिन्न इत्यादि बताना मतलब भाग के बारे में बताना, भाग के बारे में बताना क्या होता है, भिन्न की समझ विकसित करने से संबंधित है, इसीलिए राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चूंकि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है, और आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 76 हमारे पास आ चुका है। 76 में क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए खंड करके देखो का मुख्य उद्देश्य, करके देखो का मुख्य उद्देश्य क्या है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, एकदम उद्देश्य है। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ये गलत है, क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना ये गलत है। पाठ को बार बार दोहराने से बच्चा क्या होता है, बोर हो जाएगा। ये बार बार दोहराइएगा तो बोर होगा बच्चा। वैसे दोहराना सही है, लेकिन पाठ को नहीं, बच्चों से करवाना आपको। वैज्ञानिक शब्दावलियाँ परिभाषा सिखाना, मैंने बताया था पर्यावरण पढ़ाने के लिए शब्दावली परिभाषा ये सभी क्या है, नकारात्मक है ना। अब बच्चों का मनोरंजन करना ये भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खंड करके देखो, यहाँ पे खंड दिया है, करके देखो, कौन सा खंड, करके देखना, हाथ से करके देखना है। तो जिस चीज़ को हम लोग करके देखते हैं वह करते किस चीज़ से हैं, हाथ से ही नहीं करते हैं मित्रों। इसीलिए इसका राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, हाथ से करने वाला अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 है। क्वेश्चन नंबर मित्रों हमारे पास 77 है, और 77 को जरा हम लोग देखेंगे
तो 77 क्या कर रहा है, दत्त कार्य देने से शिक्षार्थियों को, यानी दत्त कार्य देने से शिक्षार्थियों को क्या होता है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कि घर में व्यस्त किया जा सकता है, अधिगम विस्तार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है, शब्दावली एवं परिभाषाएं सिखाई जा सकती है। अब बताइए दत्त कार्य देने से क्या फायदा होता है, दत्त कार्य क्यों कर देते हैं हम लोग, जल्दी बताइए मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि दत्त कार्य को ही, ध्यान दीजिएगा, दत्त कार्य को ही हम लोग गृह कार्य भी कहते हैं, दत्त कार्य ही गृह कार्य कहलाता है। तो गृह कार्य क्यों देते हैं कि बच्चा जो सीखा है, सीखे गए चीजों को और बेहतर समझने के लिए, और बेहतर समझने के लिए, सीखे गए चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए, मतलब आपने जो क्लास में जो कुछ पढ़ाया, उस पढ़ाए गए चीज़ों के लिए आपने होमवर्क दिया, तो क्लास में 40 मिनट में जितना समझा होगा उसका जाकर फिर से प्रैक्टिस करेगा बच्चा, तो उसका अधिगम विस्तृत होगा ना, जो सीखा वो बढ़ेगा ना। इसीलिए दत्त कार्य यानी गृह कार्य देने का उद्देश्य अधिगम में विस्तार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 78 को जरा देखते हैं मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है कि सिंथिया क्रूसो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका है, वे बच्चों को चिड़ियाघर भ्रमण पर ले गई है। उनका मुख्य उद्देश्य, चिड़ियाघर पर भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पहला ऑप्शन है बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, बच्चों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, और शिक्षण की एक रास्ता में बदलाव लाना। राइट आंसर लगाएंगे। तो क्या कर रही है वह, चिड़ियाघर भ्रमण के लिए लेकर जा रही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। अब समाज का जिम्मेदार नागरिक के रूप में कब विकसित करेंगे, जब हम बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, एक विधि होती है पढ़ाने की, उसे कहते हैं समूह अधिगम विधि। समूह अधिगम विधि, समूह अधिगम विधि के माध्यम से यदि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, तो समूह अधिगम विधि के माध्यम से हम बच्चों में क्या करेंगे, सक्रिय जिम्मेदारी का गुण विकसित करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, तो खोज करना, अवलोकन करना, सक्रिय मतलब बच्चे से गतिविधि कराएंगे, है ना। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रचनात्मक कार्य कराए जाते हैं, रचनात्मक कार्य। जबकि चिड़ियाघर भ्रमण पर ले जाने का मतलब है कि बच्चे के अनुभव संसार से उसे जोड़ना। क्या करना, अनुभव संसार से, कहने का मतलब अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव से उसे क्या करना, जोड़ लेना। चिड़ियाघर पर भ्रमण पर ले जाने का हमारा मुख्य मकसद है कि बच्चा सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो। मतलब क्लास में जो वो पढ़ रहा था चिड़ियाघर में, चिड़िया जीव जंतु के बारे में, चिड़ियाघर में जाकर उसे खुद प्रत्यक्ष देखकर अनुभव प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 79 है, और क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है ये जरा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे हैं हम लोग। उद्देश्य है शिक्षण की कमियों का पहचान करना, शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए बढ़ावा देना, और विद्यार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। अब इन सब में से कूट का मिलान करेंगे। यहाँ पर 4 कूट दिया है मित्रों, और इसका कूट का मिलान करेंगे जल्द से जल्द कि कौन सा कूट जो है वो सही होगा। जल्द से जल्द मिलान करेंगे मित्रों। तो रचनात्मक आकलन क्यों करते हैं, तो रचनात्मक आकलन का मतलब समझ लीजिए। आकलन पहले 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, योगात्मक और संकलनात्मक, है ना। 3 प्रकार के होते हैं मूल्यांकन।
वैसे तो रचनात्मक होते हैं, योगात्मक को ही संकलनात्मक कहते हैं, और एक हमारा सतत एवं व्यापक आकलन या मूल्यांकन होता है ना। तो इसमें रचनात्मक में क्या करते हैं, कमियों की पहचान करने के लिए, मतलब रचनात्मक आकलन का ही एक भाग होता है जिसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। बच्चों को डेली जो बच्चा क्लास में पढ़ता है, डेली क्लास में पढ़े गए चीज़ों में बच्चा कितना बेहतर सीख पाया है, कहाँ सीखने में कमी रह गई है, यह कमी हम रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ही जान पाते हैं। रचनात्मक आकलन कहने का मतलब है कि बच्चे के सीखने में, बच्चे के किसी भी ज्ञान की रचना करने में जो बच्चा पढ़ा है उस पढ़े गए चीज़ों में कितना चीज़ वह कर पाया है। जैसे एक बच्चा जोड़ जान रहा था, वह घटा नहीं जान रहा था, बच्चा घटा जान लिया, मतलब घटा की रचना कर पाया। तो रचनात्मक आकलन में हम लोग सीखने के स्तर और सीखने की कमी का भी पता लगाते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, कमियों की पहचान करना, एकदम सही है। विद्यार्थी को ग्रेडिंग और रैंकिंग देना, ये उद्देश्य नहीं होता है रचनात्मक आकलन का, ये योगात्मक आकलन का होता है। ग्रेडिंग देना ABCD, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ये योगात्मक आकलन का होता है। विद्यार्थियों को सीखने को बढ़ावा देना, जब बच्चा गलती कमी का पता लगा लेंगे तब ये भी तो कर पाएंगे हम कि बच्चा को क्या करेंगे, हम सीखने के लिए बढ़ावा देना कि तुम सीखो, तुम बेहतर कर सकते हो, ये भी तो करेंगे हम। विद्यार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, यही बात हुआ, कमी की पहचान करना, अधिगम रिक्ति की पहचान करना, क्योंकि रचनात्मक आकलन ये अधिगम के दौरान होता है। अधिगम के दौरान बच्चे के ज्ञान में कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ, इसका पता लगाना रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, ये भी सही है। सिर्फ इसमें राइट मतलब गलत कौन सा है, ग्रेडिंग और रैंकिंग करना, ये योगात्मक मूल्यांकन का होता है। अब बताइए 1, 3 और 4 सही है, तो इस अनुसार से कौन सा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, सिर्फ 2 क्या होगा इसमें, 2 क्या होगा इसमें गलत होगा, इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसे सामाजिक मुद्दे के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा। गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि सामाजिक मुद्दे के अधिगम होते हेतु कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली आप लोग मानते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के योग बनाना, बच्चों को इन मुद्दे पर लिखे स्लोगन लिखना चाहिए, बच्चों को इन मुद्दे पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, और बच्चों को इन मुद्दे से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीबी, निरक्षरता, असमानता, ये सभी समाज के बहुत बड़े मुद्दे हैं। गरीबी है, असमानता है, ऊंच नीच की भावना, असमानता, निरक्षरता, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, लैंगिक भेदभाव, स्त्री पुरुष में जो अलग अलग भावना रखते हैं, वो स्त्री है नहीं कर पाएगी, पुरुष है सब कुछ कर सकता है, आदि सामाजिक मुद्दा के बारे में बच्चे को बताना है। तो इसमें अभ्यास और विविधता को स्थान देंगे, क्या ये सही जवाब है। सांस्कृतिक अभ्यास कराने से क्या जान जाएगा समाज के बारे में, वह ढेर सारा क्वेश्चन करा देंगे संस्कृति के बारे में, जान जाएगा नहीं। बच्चे को इन मुद्दे पे स्लोगन लिखने का, स्लोगन मतलब क्या होता है, स्लोगन कहने का मतलब होता है नारा, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महिलाओं को सम्मान दो, ये स्लोगन लिखने के लिए लिखेंगे। नेता बनाना है क्या उसको, नहीं ना। बच्चे को इन मुद्दे पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, चार्ट से भी ज़्यादा बेहतर क्या है, बच्चे को इन मुद्दे से संबंधित जानकारी एकत्रित करने, यानी तुम कहाँ कहाँ से गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी के बारे में तुम कहाँ कहाँ से नॉलेज प्राप्त कर सकती हो, जाओ तुम फ्री हो, तुमको फ्री हैंड देते हैं, जहाँ से तुम्हें नॉलेज प्राप्त करना है प्राप्त करके लाओ, है ना। और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना करने के लिए कहना, यहाँ परियोजना करने के लिए कहना, मतलब जब भी समूह में बच्चा सीखेगा, हमेशा समूह में ही सामाजिक चीज़ को सीख सकता है, क्योंकि समाज की चीज़ों के लिए हमें समूह में सीखना जरूरी है। इन मुद्दों पर एक समूह बना देना बच्चों का कि जाओ तुम गरीबी के बारे में पता करके आओ, कहाँ कहाँ गरीबी की क्या स्थिति है, तुम लैंगिक भेदभाव के बारे में पता करके आओ। तो एक समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग वर्ग प्रदान करने से सामाजिक भावना का विकास होता है, प्रजातांत्रिक भावना का। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने से क्या होता है। तो बच्चों में विषय के प्रति रुचि का विकास होता है, बच्चों में पाठ पढ़ने में आनंद और मज़ा आता है, बच्चों में कल्पनाशीलता में सृजनात्मकता का विकास होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है, बच्चों में विषय के प्रति रुचि का विकास होता है, आनंद लेते हैं बच्चे, कल्पनाशीलता का विकास होता है। अगला देखेंगे,
और उपरोक्त में से सभी। चलिए राइट आंसर लगाएंगे मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर लगा देंगे। अब बताइए कविता और कहानी पढ़ने से क्या होता है। तो कविता और कहानी जो जिस चीज़ में हम लोग जिस चीज़ को कविता कहानी के माध्यम से बताते हैं उसमें बच्चों की रुचि लगती है। एकदम सही बात है, रुचि लगती है। बच्चों को पाठ पढ़ने में आनंद और मज़ा आता है, कविता कहानी में तो पढ़ने में मज़ा आएगा ही। एकदम सही बात है। बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। कविता और कहानी से बच्चे कल्पनाशील बनते हैं। कल्पनाशील कैसे बनते हैं, अब कविताएं दी गई है, अब उस कविता में बच्चा कल्पना करेगा क्या सही है, ऐसे होता, पंख वाला हाथी होता, इस सब के बारे में सोचेगा बच्चा, सृजनशील बनेगा, चित्र बनाएगा कविताओं के माध्यम से, है ना। कविताएं में हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाती है जो मज़ेदार होती है। तो कविता और कहानी के माध्यम से सृजनशील कल्पनाशील बनता है, आनंद आता है, रुचि बढ़ता है। मतलब क्या होगा, सही जवाब इसका क्या होगा, सभी इसके सही जवाब होंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं का विकास करना। दूसरा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। तीसरा है शब्दावलियों और परिभाषाओं पर बल देना। और चौथा है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव लाना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं का विकास करना। एकदम सही बात है, ऐसा है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार यदि देखेंगे मित्रों, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है क्लास में आपने जो पढ़ाया है उसको दुनिया, बाहर की दुनिया से जोड़िए। क्योंकि क्लास में तो पर्यावरण का हर चीज़ आप दिखा नहीं सकते, इसीलिए क्लास के बाहर जाना पड़ेगा। अब विषय की आधारभूत संकल्पना का विकास करना, ये क्यों नहीं है, आधारभूत संकल्पना मतलब विषय क्यों जरूरी है, विषय क्यों पढ़ रहे हो तुम, ये बताना बच्चे को। ये पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं। संकल्पना नहीं, बच्चा संकल्पना कब समझेगा, जब उसे बाहर की दुनिया में पर्यावरण की चीज़ें आप दिखाइएगा, बाहर की दुनिया में पर्यावरण की चीज़ें दिखाइएगा, बच्चा खुद ब खुद संकल्पना को समझ लेगा, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 83 है मित्रों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या की क्या विशेषता है। तो एक अच्छी पाठ्यचर्या, पर्यावरण अध्ययन की अच्छी पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन ही नहीं, किसी भी विषय की अच्छी पाठ्यचर्या किसे कहा जाता है। तो किसी भी विषय की अच्छी पाठ्यचर्या उसे कहते हैं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो क्या हो, जो बच्चों के प्रति सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, जीवन के प्रति सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या क्या होता है, ये पाठ्यक्रम का भाग है ना, पाठ्यक्रम का ही भाग होता है। यानी बच्चा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ेगा, उस सब्जेक्ट का उसके जीवन से क्या संबंध है, ये सारा कुछ पाठ्यचर्या का भाग है। इसीलिए वह बच्चों के प्रति सही होना चाहिए, बच्चों को समझाने वाला होना चाहिए, जीवन के प्रति सही, उसमें जीवन की शिक्षा मिलनी चाहिए, और विषय के प्रति सही, यानी विषय वस्तु का भी ज्ञान सही से होना चाहिए मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास कह रहा है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता से स्थान देने का क्या वजह है। तो उच्च प्राथमिकता से स्थान देने का वजह देखते हैं, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दोस्तों, जब भी बात स्मरण करने की होगी तो स्मरण कभी नहीं कराना है ना। जब भी बात स्मरण करने की होगी तो स्मरण नहीं, याद नहीं कराना है, चिंतन विस्मरण के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। सही बात है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, ये भी सही है ना। और इसके बाद है उपरोक्त में से सभी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता से स्थान देने का क्या वजह है, क्यों देते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा, तो देने का वजह है कि बच्चों को क्या करते हैं हम मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और विस्मरण के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना, ये नहीं है,
ये है चिंतन और विस्मरण के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब बच्चा चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, विस्मृत होगा, चीज़ों को भूलेगा, फिर याद करेगा। पर्यावरण अध्ययन में इसका स्थान देने का यही वजह है मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इससे आगे हम लोग आगे देखेंगे, ऑफलाइन क्लास में ही डिस्कस करने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने आसपास सफाई रखें, है ना, और जीवन को खुशहाली पूर्वक जिए, समस्याएं कम नहीं है ना। और हमेशा हिमालय से यह प्रेरणा लीजिए कि खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। तो मित्रों, मेरे इस वाणी के साथ अपने जीवन को हिमालय के रूप में कठोर बनाइए और परेशानियों से लड़िए, सफलता आपके कदमों में रहेगी। इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।